आखिर कैसे दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस हैक हो सकते हैं? From the time the dates are announced. So now we'll be announcing schedule. End of the second term of the Narendra Modi government. Season in India, 986 million people will head to the ballot box. जमाना कह रहा है अब की बार 400 पार। साल था 1945 जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दो महाशक्तियां दुनिया के सामने आई, यूएसए और यूएसएसआर, जहां पर इन दोनों की सिविल वॉर भी हुई, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने। फिर आता है साल 1948 जब अमेरिका दुनिया भर को डेमोक्रेसी का चूरन बांट रहा था। तब इटली में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा रिजीम चेंज आया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था CIA का। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी इटली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली को हरा देती है, जो खुद ही यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस थी, और ये बन जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतिहास का पहला केस जब किसी फॉरेन कंट्री के इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरे देश के इलेक्शंस इन्फ्लुएंस हुए हो। और ये फॉरेन इंटरवेंशन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक किताब जिसका नाम है मेल्डिंग द बैलेट बॉक्स, उस किताब में एक मोटा मोटा नंबर दिया है कैसे यूएसए और यूएसएसआर ने अकेले ही 1946 से 2000 के बीच दुनिया भर के 938 नेशनल लेवल के इलेक्शन में से 117 ऐसे इलेक्शंस थे जिनमें इन दोनों ने हैवीली इन्फ्लुएंस किया था, इंक्लूडिंग रशिया, जिसका रिजल्ट ये था कि ये जिस भी कंट्री के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते थे, तो जिस साइड को ये सपोर्ट करते थे उस तरफ 3 से 4% वोट्स की बढ़ोतरी हो जाती थी, जो इलेक्शंस के रिजल्ट बदलने के लिए इनफ है। अच्छा, फॉरेन इंटरवेंशन कराने के भी ना कुछ तरीके होते हैं, जैसे दंगे करा देना, धमकियां देना या पैसे खिला देना। अब आ जाते हैं इंडिया पे। देखो, किसी फॉरेन कंट्री का कोई नया केस नहीं है इंडियन इलेक्शंस में घुसने का। KGB के मित्रकीन आर्काइव के अकॉर्डिंग इंडिया ऑलमोस्ट यूएसएसआर का एक पपेट बन गया था, जिसमें इंदिरा गांधी पे ये आरोप थे कि इन्होंने $20 मिलियन के बदले क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। इनफैक्ट इनके कैबिनेट के 7 मिनिस्टर सोवियत यूनियन की फंडिंग की वजह से आए थे। V कृष्णा मेनन, जो कि नेहरू के टेन्योर में डिफेंस मिनिस्टर थे, उन पे इस आर्काइव्स में ये लिखा है कि इनके 1962 और 1967 के इलेक्शंस कैंपेन के लिए पैसे KGB ने दिए थे ताकि ये सोवियत के मिग फाइटर जेट्स खरीद सके। और यूएसए पे 2014 के इलेक्शंस में मोदी के खिलाफ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के भी आरोप लगे हैं। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि इंडियन इलेक्शंस कोई राम राज्य के इलेक्शंस तो है नहीं। हमारे इलेक्शंस के अंदर भी फॉरेन कंट्रीज अपने फेवर के रिजल्ट्स चाहती है। अब बात आती है चाइना की। चाइना का सबसे पहला रिकॉग्नाइज करने वाला हेरा फेरी का केस आता है ताइवान पे। वैसे तो इन्होंने ताइवान के इलेक्शंस को मजाक ही समझ रखा है, और सबसे पहला केस आता है 1996 का। ताइवान में जब फर्स्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शंस हो रहे थे, तब चाइना ने क्या किया, एक पूरा का पूरा बैलिस्टिक मिसाइल उठा के ताइवान के 2 बंदरगाहों पे दे मारा, जो कि चाइना की तरफ से एक तरह की वार्निंग थी ताकि यहाँ के फर्स्ट इलेक्शन फेल हो जाए। उसके बाद इन्होंने दुनिया भर के इलेक्शंस में टांग अड़ानी शुरू कर दी। चाइना का इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे फेमस केस आता है 2008 का, कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक MOU। मैं फिर से बोल दूं कि ये MOU 2 देशों के बीच होने की जगह 2 देशों की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 में लताड़ लगाई थी कांग्रेस को। और एक RTI जिसकी कॉपी मैं लगा दूंगा, उसमें साफ साफ मेंशन है कि ये MOU के मुताबिक दोनों सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पर ये इंडिया में काम कैसे करते हैं? देखो, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 3 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आते हैं NGOs। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि कैसे कुछ चाइनीज फंडेड NGOs ने प्रोटेस्ट किया था ताकि अरुणाचल प्रदेश का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रुक जाए। फिर 2020 का इंडिया चाइना का लद्दाख वाला डिस्प्यूट तो सबको मालूम ही है, पर कैसे कुछ सो कॉल्ड NGOs ने इंडियन आर्मी का ही प्रोटेस्ट कर दिया था, क्योंकि इंडियन आर्मी ने डिमांड करी थी माउंटेन्स में वाइडर रोड्स के लिए ताकि आर्मी अपने वेपन्स को ले जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के हक में फैसला सुनाया, लेकिन इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे इंडिया के ही कुछ NGOs बाहर की कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। और फिर सेम ईयर सरकार FCRA अमेंडमेंट लाती है फॉरेन फंडिंग्स के लिए। Today the spotlight is on the Foreign Contribution Regulation Amendment Act of 2020. It held that receiving foreign donations cannot bring absolute right and can be regulated. एक्ट की वजह से 6,000 से 20,000 NGOs का लाइसेंस कैंसिल हुआ, इंक्लूडिंग वो वाली NGOs जो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए फंड्स भेजती थी। और ईयर 2021 में ममता बनर्जी की सरकार ने 38 NGOs पर ब्लैक लिस्ट भी किया, और NGOs पे और सख्त रवैया सरकार का अभी भी जारी है। दूसरा फैक्टर आता है पॉलिटिकल फंडिंग का। एक डेटा के हिसाब से साल 2016 से 2022 तक इंडिया की 31 पॉलिटिकल पार्टीज को 16,000 करोड़ से ज्यादा के फंड्स रिसीव हुए, जिसका 55% कहाँ से आ रहा था किसी को नहीं पता, पर सबसे ज्यादा फंड्स BJP को मिले, तो सभी पार्टीज का मिलाकर भी 3 गुना ज्यादा था।
CPIM, जिसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, उनकी मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट्स सुनकर आप शॉक जरूर हो जाओगे। अगर ये पावर में आए 370 वापस ला देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर देंगे, ये बातें इनकी मैनिफेस्टो में लिखी है। और DMK पार्टी का ये वाला पोस्ट जो कि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा वायरल चला गया, इन सभी बातों से तो ये बात साफ है कि कैसे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज भी चाइनीज इन्फ्लुएंस में। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और डेंजरस फैक्टर आता है टेक्नोलॉजी का। देखो, मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट और डेंजरस क्यों बोलता हूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अभी इन्हीं बातों को लेकर वार्न किया है और ताइवान ने भी क्लेम किया है कि कैसे 2024 के इलेक्शंस में चाइना ने AI का यूज किया था ताइवान इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और AI का फैक्टर इतना ज्यादा डेंजरस है कि रिसेंटली UAE की टीवी स्ट्रीमिंग सर्विस पर ईरान के हैकर्स ने AI की हेल्प से फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी थी। माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से चाइना भी ऐसा ही कुछ करेगा। और इंडिया में चाइना के साइबर अटैक्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। चाइना वर्ल्ड का सोशल मीडिया भी कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। देखो, सोशल मीडिया कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक आदमी से 10 फेक अकाउंट्स बनवा के 100 पोस्ट फेक न्यूज की करवा दो, आपको जो फेक न्यूज फैलानी है वो फैल जाएगी, वो ट्रेंड में भी आ जाएगी। आई होप शायद सब समझ गए होंगे कि क्यों AI डेंजरस है दुनिया के लिए भी और इंडियन इलेक्शंस के लिए। में इलेक्शन है, मैं अपील करूंगा कि आप सब वोट करें और किसी इन्फ्लुएंसर की बात ना सुन के खुद से भले ही 1 घंटा देके एनालाइज करें कि कौन सी पार्टी आने वाले 5 सालों के लिए देश के लिए बेहतर रहेगी। प्लीज वोट डालने जरूर जाए। थैंक यू। देखो, मुझे पता है कि इस वीडियो पे 1 या 2 ही व्यूज आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके जरूर जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। और मैं क्या क्या